हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं कॉमर्स एट ईज क्लासेस पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लासेस में चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीटेड है और चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीटेड है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर 4 मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो चैप्टर 3 में हमने इन सभी के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। नेशनल इनकम के जो बेसिक्स थे, एग्रीगेट, टोटल 8 एग्रीगेट्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनके मेथड, किस तरीके से हमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये सभी मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फार्मूले आज करने वाले हैं। तो कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन से मेथड्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जो प्रोसेस है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे अपने नेशनल इनकम के मेथड्स की तरफ। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो हियर वी डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. This is for first, second, and this is for third one. So first method of calculating national income is वैल्यू एडेड मेथड, और इसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोग को इनकम से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब हम इसमें ऐड करेंगे इनकम मेथड में। क्लियर है? और लास्ट मेथड है हमारा थर्ड मेथड जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन 3 मेथड्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट मेथड इज़ अवर वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड इज़ इनकम मेथड, एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो आगे चलकर हम इन्हीं 3 मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम सिर्फ इनके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और आने वाली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 में हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे ताकि हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्या क्या फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें आगे की प्रोसेस पे चलेंगे जो है न्यूमेरिकल्स। पहले हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन इनकम मेथड के, देन एक्सपेंडिचर मेथड के। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप जो आज ये मेथड कराए जा रहे हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको अच्छे से कैलकुलेटिव वे में अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड में चेंज होगा, किस तरीके से इनकम में, किस तरीके से एक्सपेंडिचर में। सो ये क्या करेगा, आपके जो आने वाले फॉर्मूले हम जो करेंगे उसे ईजी बना देगा। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा फिर आपको, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको उसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी कि आपका वो जो एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो आपका रहे ना। ठीक है, तो आपको जिस तरह मैं करा रही हूँ उसी तरीके से अगर आप करते गए, रिवीजन करते गए, नोट्स प्रिपेयर करते गए, देन प्रैक्टिस करते गए इन सब न्यूमेरिकल्स की, सो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये मार्क्स तो आपके पक्के हैं बोर्ड के लिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड में, जो कि है हमारा फर्स्ट मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। ठीक है, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था सर्कुलर फ्लो में फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उससे इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है, उसके बाद क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं वो एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते हैं। तो हम नेशनल इनकम में क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम में हमें यही पढ़ना है। पहले इधर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हाउस होल्ड इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम मिल रही है हाउस होल्ड को, क्योंकि वो फॉर्म में काम करके आता है, उसे इनकम मिलती है। इनकम मिलने के बाद वो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, क्लियर है? तो वो सर्कुलर फ्लो का लिंक इस कैलकुलेशन के लिए था, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर है? तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ रही है। तो आज हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट मेथड की तरफ। सो फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसको पीछे हमने देखा था
उसको और क्या कहते हैं हम वैल्यू एडिड मेथड को? वैल्यू एडिड मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट मेथड लिखा हुआ आ जाता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सिमिलर। ओके, सो बच्चों जिस तरह मैं आपको ये करवा रही हूँ फॉर्मूलाज, आपको इसी पैटर्न में नहीं याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें जो भी क्वेश्चन करने को मिलेंगे वो हम लास्ट में इन सब फॉर्मूलों को एक बार दोबारा वापस आप रिवाइज करके देख के, या जहाँ भी आप नोट्स बनाओगे वहाँ से देख देख के इन फॉर्मूलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन सब न्यूमेरिकल्स में, उन सब इलस्ट्रेशंस में। ठीक है, इसलिए इन्हें एक नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, जिस तरह मैं कर रही हूँ, जिस तरह मैं लिखवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके लिए ये ईजी हो जाएगा सब कुछ। सो वैल्यू एडिड मेथड निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा GDP एट MP के पास। तो वैल्यू एडिड मेथड निकालने के लिए हम डोमेस्टिक इनकम पर पहुँचते हैं, यानी कि GDP एट MP। ठीक है, तो जब वैल्यू एडिड मेथड लिखा हुआ आएगा तो आपको क्या करना है, GDP एट MP निकालना है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू एडिड मेथड निकालना तो GDP एट MP। ओके, सो GDP एट MP की मैंने आपको लास्ट क्लास में जब 8 एग्रीगेट्स कराए थे तब मैंने आपको क्या लिखवाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, इसको हम क्या कहेंगे, GDP एट MP। ठीक है, सो जब आपको वैल्यू एडिड मेथड निकालना है तो आप क्या करेंगे, VOO माइनस IC। ये आपको लर्न हो जाए इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है VOO माइनस IC। सो GDP एट MP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VOO माइनस IC करना पड़ेगा। क्लियर है, सो अब आप बोलेंगे VOO क्या है मैम? तो VOO है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब हम आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे उसको हम बोलेंगे VOO, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। VO निकालने के लिए क्या करना है आपको, सेल्स में से चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। सेल्स और चेंज इन स्टॉक ऐड होगा तब हमारा क्या आएगा, VOO आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जब चेंज इन स्टॉक निकालना होगा तो। क्लियर है, तो ये बात हुई वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने की। ठीक है, अब IC क्या है, IC है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये भी मैंने आपको करवा रखा है लास्ट क्लास में, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। क्लियर है ना, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, IC से। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उनकी परचेज आएगी। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जहाँ भी रॉ मटेरियल की बात आए वो किस में चला जाएगा, IC में चला जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ फ्यूल वगैरह इंपोर्ट करा रहे हैं वो सब भी इसमें आ जाएगा। एंड परचेज ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं बाहर से वो सब भी हमारी IC में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे इंपोर्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, किसमें, IC में। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसे ही समझ लेते हैं, वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, और GDP एट MP से इसे डिनोट करते हैं, GDP एट MP। ठीक है, GDP एट MP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड जब भी आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, आपको याद करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या है इस फॉर्मूले में, GDP एट MP इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC। VOO क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड IC क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन।
ठीक है। तो हो सकता है कि आपको VOO डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, ठीक है। तो VOO निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स दे रखी होगी और चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, ठीक है। या चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, तो आप इन्हें माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे, ठीक है। सेल्स में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, देन आपका VOO आ जाएगा। सो आप VOO को यहाँ पुट कर देंगे जब आपको GDP एट MP निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको IC निकालना होगा तो IC निकालने के लिए आपको परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, सर्विसेज, लाइक जितने भी इम्पोर्ट्स होंगे वो सब आपके IC में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो फिर आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, GDP एट MP इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC, ठीक है। क्लियर है? इन शॉर्ट मैंने आपको इसलिए कराया ये कि VOO लिख दो और IC लिख दो ताकि आपको याद हो जाए, एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए हमारे को GDP एट MP क्या था हमारा, VOO माइनस IC, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो जो वैल्यूज़ है वो सब हम पुट कर देते हैं, देन IC में क्या क्या था वो सब चूज़ कर लेते हैं और फिर उसे माइनस करके निकाल देते हैं। ईजी है, वैल्यू एडेड मेथड निकल गया। क्लियर है? बाकी अगर अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इन सब फॉर्मूलोज को अभी लिख लो, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूले करेंगे तो इसे इम्प्लीमेंट करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फिलहाल अभी आप इतना ही करिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम अपने, जो कि है इनकम मेथड, ठीक है। सो आवर सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। सो इनकम मेथड निकालने के लिए हमारे को जाना पड़ता है NDP एट FC पे, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं NDP एट FC, ठीक है। हमें कहाँ जाना पड़ता है, NDP एट FC पर। क्लियर है? सो NDP एट FC को हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि FC लिखा है तो हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। क्लियर है? इनकम मेथड है तो यहाँ भी हमारे को क्या निकालना है, यहाँ भी हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, कि डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई हमारी। क्लियर है? सो ये हुआ हमारा NDP एट FC, ठीक है। NDP एट FC जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन शॉर्ट NDP एट FC यानी कि इनकम मेथड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, COE प्लस OS प्लस माइस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में है ये COE OS प्लस माइस, ये है हमारा इनकम मेथड निकालने के लिए, ठीक है। इनकम मेथड निकालने का फॉर्मूला ये है हमारा, NDP एट FC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस माइस। अब COE OS और माइस में क्या क्या आएगा वो सब देखते हैं। COE क्या है हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, मतलब कि वेजेस, वो हमारी होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी सैलरी वेजेस वगैरह मिल रही है वो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ जाती है। सो COE में आएगा WWE, ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा, WWE है ना, सुना ही होगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में WWE आएगा। सो फर्स्ट W रिप्रेजेंट करता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, जो कि दया भाव के रूप से दी गई हो, ठीक है। और E मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर है? ये हुआ हमारा WWE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब OS में क्या आएगा, ठीक है। OS का मतलब है
ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस रिप्रेजेंट करते हैं ओएस से। क्लियर है? ओएस में आएगा हमारा 4 फैक्टर्स RRIP। ठीक है, RRIP याद हो जाएगा ना। RRIP में आएगा हमारा रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? ये सब फैक्टर हुए हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है हमारा यूपी, सीटी एंड डी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से याद करना, जब हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूपी प्लस सीटी प्लस डी। क्लियर है? यूपी है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब हमारी जो भी सेविंग्स हैं वो आएंगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, क्योंकि हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने सेव करके रख दिया, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड होगी एज यूपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड सीटी इज कॉर्पोरेट टैक्स। जो भी हमारे टैक्सेस होंगे जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं वो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स हो गए। प्लस डी मतलब डिविडेंड। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका दूसरा नाम डिविडेंड भी होता है। ठीक है, तो डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट वो हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, जो भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में बंटता है वो डिविडेंड कहलाता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारी टर्म जो बच गई वो है माइस। ठीक है, तो माइस क्या होता है? माइस इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, यानी कि अपनी शॉप खोल रखी है, छोटी मोटी दुकानें हैं या खुद का बिजनेस है, वो सब क्या होगी? वो सब होगी हमारी मिक्स्ड इनकम। ठीक है, जो कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होकी है, तो वो कहलाएंगी माइस। तो जितनी भी हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से जो अपना बिजनेस खड़ा कर रखा है या शॉप्स खोल रखी हैं, वो सब हमारी मिक्स्ड इनकम में आ गई, तो वो ऐड होगी एज अ माइस में। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार इनकम मेथड में हमने क्या पढ़ा। इनकम मेथड को हम कहते हैं NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होगा NDP@FC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस माइस। ठीक है, COE में आएगा हमारा, COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आएगा WWE, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एंड E इज रिप्रेजेंट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है OS को इससे रिप्रेजेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस से, OS। ठीक है, वो होगा R प्लस I प्लस P। ठीक है, RRIP, इससे हम निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को, यानी कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर ये सब दे रखा है तो OS निकल जाएगा हमारा। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है तो आप डायरेक्ट डाल देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उससे निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? उसमें आप यूपी, सीटी, डी, इन तीनों को, यूपी, सीटी और डी को ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। यूपी इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि सेविंग्स हमारी, सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं वो, एंड डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट ले रहे हैं वो डिविडेंड, ये आ जाएगा हमारे प्रॉफिट में, यूपी, सीटी, डी। और लास्ट वन है हमारा इस फॉर्मूले का माइस। माइस है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ऐसे करके भी लिख सकते हो आप कि 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 2 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड 3 इज माइस। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इनकम मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट मेथड है हमारा
एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे अपनी नेशनल इनकम को। सो लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप जितना भी अभी तक मैंने कराया आपको क्लियर होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप फॉर्मूले बना के उसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब हम फॉर्मूलेज के अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इन सबको पहले से ही रिवाइज करके रखिएगा और एक पेज पर अच्छे से लिख कर रखिएगा। अब हम आगे करते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड। सो जिस तरह हम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड में करके आए, उसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड को हम रिप्रेजेंट करेंगे जीडीपी एट एमपी से। जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? सो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इन शॉर्ट कराएंगे इसे भी हम C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। क्लियर है? तो इस शॉर्ट वे में आपको इसे याद करना है एक्सपेंडिचर मेथड को निकालने के लिए। अगर आपको ये याद हो गया तो आप इजीली अपना एक्सपेंडिचर मेथड निकाल पाएंगे, ठीक है। सो जीडीपी एट एमपी में C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M क्या है, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। सो C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जो कंज्यूमर ने खर्च किया वो हुआ हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से। जहाँ भी लिखा होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसे हम डाल देंगे जीडीपी एट एमपी के C में, ठीक है। इस C में डाल देंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। क्लियर है? सो I क्या है? I है हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम I से। इस इन्वेस्टमेंट में आएगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज़ आती हैं, वो हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी हमारी आई में आ जाए, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको इसके फैक्टर्स को याद रहे। तो ये हुए इन्वेस्टमेंट के दो फैक्टर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये भी क्या होगा? दोनों ऐड होंगे। क्लियर है? फिर हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा तो आप ये दोनों निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा जी। जी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जितना भी सरकार के द्वारा कंजप्शन पे खर्चा हुआ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो सारा भी इंक्लूड हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। क्लियर है? लास्ट है हमारा एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से हम अपने इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे, यानी कि एक्स माइनस एम, उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? वो हमारे हुए नेट एक्सपोर्ट। सो जब भी हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड निकालना होगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को हम रिप्रेजेंट करेंगे जीडीपी एट एमपी से। जीडीपी एट एमपी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये सभी कंपोनेंट्स आएंगे। क्लियर है?
इस कंपोनेंट्स में से कंजप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जिसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितने भी प्राइवेट फर्म्स वगैरह ने कंजप्शन किया है, जितना भी हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे हमारे सी में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आई रिप्रेजेंट किया है इन्वेस्टमेंट से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा इसमें, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया जी से, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी सरकार ने कंजप्शन किया है उसका खर्चा। और एक्स माइनस एम को रिप्रेजेंट किया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से, जिसे हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। अगर आपको पेपर में दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स तो डायरेक्ट आप नेट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, नहीं तो आपको एक्सपोर्ट दे रखा है और इम्पोर्ट दे रखा है तो पहले उसे डिडक्ट करेंगे, माइनस करने के बाद आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के फॉर्मूले यहीं ख़त्म होते हैं, ठीक है। हमारे यही सब फॉर्मूले हम आगे चल के करने वाले हैं। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो यही 3 मेथड हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर, आप इन सब की पहले से ही प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जब हम फॉर्मूले करेंगे, इन फार्मूलोज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ईजिली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएँ, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में, शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको ये सारे मेथड कराए हैं, तो आपके लिए लर्न करना भी इजी हो जाएगा। अब आप इजीली इसे लर्न कीजिए, देन हम फॉर्मूलों में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइज आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आगे चलकर हम और अच्छे से बाकी चैप्टर्स को भी करेंगे, जिस तरह अभी तक करे हैं हमने पहले चैप्टर्स। हमारे चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर 4 भी नेक्स्ट क्लास तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.